नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए देखते हैं हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम कैग के नाम से भी जानते हैं, CAG, कैग के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग विस्तारात्मक रूप से चर्चा करेंगे। और ये हमारा जो एक फॉर्मेट बनाया गया है, ये केवल आपको जानने के लिए है। आप इसको भी देखिएगा, उसके साथ साथ मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, तभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा आपका। आइए हम लोग देखते हैं, जिसे इंग्लिश में कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है। इस अनुच्छेद 148 जिक्र करता है इसका। अनुच्छेद 148 इसका जिक्र करता है कि स्वतंत्र पद की व्यवस्था है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। अगर पूछे किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, एक बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार पूछा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 148 रट डालिएगा। आइए देखते हैं यहाँ नियंत्रक का अर्थ क्या है। पहले हम एक एक शब्द क्लियर करते जाएंगे। जो नियंत्रक शब्द है, यहाँ पे क्यों नियंत्रक शब्द लगाया गया है, इसका अर्थ क्या है, इसको जान लेते हैं। नियंत्रक का अर्थ है कि सरकार के समस्त खर्चों पर निगरानी करना तथा ऐसा प्राधिकार रखना जो सरकार के वित्त पर नियंत्रण रख सके। क्लियर? मतलब सरकार के जो वित्त होंगे उस पर प्राधिकार रखना और उस पर नियंत्रण बनाए रखना खर्चों पर। महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य देख लिया जाए, इनके कार्य कौन कौन से हैं। आप ये देख ही रहे हैं, केंद्र सरकार के लिए केवल लेखा परीक्षण, राज्य सरकार के लेखा एवं लेखा परीक्षण दोनों एग्जाम में तो पूछबे करता है। देखिए, संसद द्वारा आवंटित धन की देखरेख करना, साथ ही यह देखना कि सरकारी धन का उपयोग उचित तरीके से हो रहा है या नहीं। साथ ही साथ सरकार को वित्तीय मितव्यता के उपाय सुझाना भी उसका महत्वपूर्ण कार्य है। किसका? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सर्व प्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। किसने कहा था? BR अम्बेडकर ने। इस वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग सम्मिलित है। कौन कौन सम्मिलित है? उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग इसमें सम्मिलित है। नियंत्रक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का गठन 16 नवंबर 1860 को हुआ था। कब हुआ था? 16 नवंबर 1860 को हुआ था। 16 नवंबर 1860 ईस्वी को किया गया था। क्लियर? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो गठन हमने बताया 16 नवंबर 1860 को बताया। अनुच्छेद 148 भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। कहता है अनुच्छेद 148 भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करेगा। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी। किसके द्वारा दिलाई जाएगी शपथ? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी इसको शपथ। उसके बाद कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल इसका 6 वर्ष होगा। 6 वर्ष कार्यकाल। पदावधि क्या होगी? जैसे 65 वर्ष तक अपने पद पर वो बना रह सकता है, दोनों में से कोई भी एक पूर्ण हो जाए। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। वेतन 2.5 लाख भारत की संचित निधि से जो वेतन दिया जाएगा इसे 2.5 लाख रुपए होगा। कहाँ से? संचित निधि से। कहाँ पे? संचित निधि से। पूछ लेता है कभी कभी कि वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो संचित निधि दिया जाता है। कहाँ के? भारत के। पदच्युत संसद की सहमत से महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, इसे भी जब पद से हटाया जाता है, संसद की सहमति होनी चाहिए, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया। क्या?
महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है। यह एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है जिसका हमारे संविधान में जिक्र किया गया है। प्रथम सीएगी कौन थे? बी नरहरि राव थे। कौन थे प्रथम कैग? जी हमारे कौन थे? बी नरहरि राव जी थे प्रथम कैग। 11वें कैग विनोद राय थे। 11वें कौन थे? विनोद राय जी थे। और वर्तमान में कैग कौन से हैं? कैग गिरीश मुर्मू जी हैं। वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में हैं एक गिरीश चंद्र मुर्मू। क्लियर? ये भी रट डालिए, पूछ लेता है कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कार्य क्या होता है? फंक्शन इसका क्या है? अनुच्छेद 149 के अनुसार, अनुच्छेद 149 कहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रावधान किया गया है। इसमें उसके कर्तव्य क्या हैं और उसकी शक्तियां क्या हैं, इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 150 क्या कहता है? 150 कहता है संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप तैयार करेगा। संघ और राज्य का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देश की समस्त वित्तीय प्रणाली की जांच करता है। समस्त जो देश की वित्तीय प्रणाली होगी उसका क्या करता है? जांच करता है। क्लियर? अनुच्छेद 151 क्या कहता है? 151(1) में क्या कहा गया है? यह भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के वित्तीय लेखाओं संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों से रखवाता है। अनुच्छेद 151(2) क्या कहता है? राज्य के वित्तीय लेखाओं की जांच करता है। जांच करने के उपरांत उस रिपोर्ट को उस राज्य से संबंधित राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। क्लियर? राज्यपाल के पास सौंपता है। कैग केंद्र एवं राज्य दोनों को वित्तीय लेखाओं की जांच करता है। अगर पूछ ले कैग क्या करता है, तो दोनों केंद्र एवं राज्य की वित्तीय लेखाओं का क्या करता है? जांच करता है। क्लियर? ये कैग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसको मैंने बताया, और थोड़ा बहुत देख लेते हैं कुछ नॉलेज के लिए। स्थापना बता ही दिए थे, और अगर यह बता दिया जाए कैग 150 वर्ष पूरे कर चुका है। अपनी स्थापना के इसको 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 16 नवंबर 2010 को, कब? 16 नवंबर 2010 को कैग अपने 150 वर्ष पूरे कर चुका है। 10 नवंबर 2010 को कैग का नया लोगो अभी 10 नवंबर 2010 को जो है एक इसका नया लोगो क्या लाया गया? कैग का लोगो प्रकाशित किया गया। शिवम दुआ एक थे, कौन? शिवम दुआ जी थे। ये बीटेक के छात्र रोहतक के थे, द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसमें अशोक चक्र को दर्शाया गया। किस चीज को दर्शाया गया है? अशोक चक्र को शिवम दुआ द्वारा दर्शाया गया था। तो इस प्रकार से ये हमारे कैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगर और चीज़ें देख लिया जाए संवैधानिक स्थिति के बारे में, जैसे इसकी देख लिया जाए क्या संवैधानिक स्थिति बताती है कैग की। अनुच्छेद 148 से 151 में कैग के बारे में व्यवस्था है। कैग वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान एवं संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, तो हम बता ही चुके हैं। घोटाले की जांच भी करता है। कैग ने हाल के वर्षों में कई भ्रष्टाचार मामलों को प्रकाश में लाया, जैसे बोफोर्स तोप घोटाला कैग के द्वारा। और क्या था? बोफोर्स तोप घोटाला था। क्या था? बोफोर्स तोप घोटाला भी इसने जांच की है। ये क्या था देखिए, बताएंगे तो वीडियो भले ज़्यादा बड़ा हो जाए, लेकिन आप लोग जान ही लीजिए। ये भारत के 24 मार्च 1986 को स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स के साथ 1.4 अरब डॉलर का समझौता किया। इसके अंतर्गत बोफोर्स कंपनी द्वारा भारत को 155 NM होवित्जर फील्ड गन की 400 तोपें देनी थी, जिसका ये मैटर था, इसी से संबंधित ये घोटाला हुआ था।
क्लियर। दूसरा है राष्ट्रमंडल खेल घोटाला। क्या था? राष्ट्रमंडल खेल घोटाला। ये राष्ट्रमंडल के खेल घोटाला क्या है? राष्ट्रमंडल जो खेल घोटाला था उसे 14 अक्टूबर 2010 के दौरान, कब? 14 अक्टूबर 2010 के दौरान नई दिल्ली में संपन्न 91वें राष्ट्रमंडल खेलों को आयोजन की दृष्टि से भले सफल माना जाए, इसे आयोजन में भारी मात्रा में जनता के धन का दुरुपयोग किया गया एवं भ्रष्टाचार भी हुआ, इसका ये भी खुलासा किया था। उसके बाद तीसरा घोटाला इसने था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। ये क्या है? 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 9 नवंबर 2010 को संसद दोनों सदनों में पेश की गई। कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि निवर्तमान दूरसंचार मंत्री ये राजा ने, कौन थे? ये राजा थे उस समय, 2G स्पेक्ट्रमों के लाइसेंस प्रधानमंत्री एवं विधि तथा वित्त मंत्रालय के सुझावों की अनदेखी करते हुए अत्यधिक निम्न दरों पर आवंटित कर दिए, जिससे कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचा और सरकारी कोषागार को लगभग 1.76 लाख करोड़, किसमें? लाख करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ था। बाकी और भी ऐसे घोटाले, चारा घोटाला, स्वास्थ्य मिशन घोटाला, कोयला घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, मिड डे मील घोटाला, मनरेगा घोटाला, ताबूत घोटाला, इस प्रकार से बहुत सारे घोटालों की ये क्या करता है, इसने खुलासा भी किया। तो ये कैग का काम होता है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऐसे में नए नए वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।